Hello everyone and welcome to EduMantra. I am Alifia, your educator once again. Today we are going to study about English chapter which is Silk Road written by Nick Middleton. अब थोड़ा सा introduction same. ये chapter क्या है writer के बारे में and what we are going to go through this entire video. अब Nick Middleton जो है he is a geography professor at Oxford University and he is also a renowned writer. और उन्होंने ये जो लिखा है इट्स लाइक द स्टोरी इट इज़ लाइक एन ऑटोबायोग्राफी. वाई? बिकॉज इट इज़ रिटन इन हिज ओन एक्सपीरियंस इन द फर्स्ट पर्सन. वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं हिज जर्नी फ्रॉम रावू टू माउंट कैलाश. जो उनका डेस्टिनेशन है जो माउंट कैलाश चढ़ने का वो उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसे स्टार्ट हुआ, रास्ते में क्या मिला, कौन दिखा, ऑल द डिफ़िकल्टीज ही इज़ फेसिंग एंड थिंग्स लाइक दैट. So that's why it's like an autobiographical story. And Silk Road, now why is the name called Silk Road? Because the road that he's traveling to, वो road पहले यूज़ किया गया था यूरोप और एशिया के between for sending goods and things back and forth. So during industrial revolution जब इंग्लैंड में और यूरोप में नई चीज़ें बनने लगी और बहुत सारी नई चीज़ों का प्रोडक्शन होने लगा, so they started sending those products to Asian markets. तो तभी ये रोड यूज़ हुआ था between Asia and Europe to send those products. एंड सिमिलरली एशिया से भी जो स्पाइसेस, सिल्क एंड कॉटन है वो सब यूरोप आते थे. प्राइमरीली जो चीज़ यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होती थी वो थी सिल्क, बिकॉज एशिया में सिल्क बहुत ही अच्छा बनता है. सो फ्रॉम एशिया इट वुड कम टू यूरोप. सो प्राइमरीली जो चीज़ थी वो थी सिल्क. दैट इज़ वाई इस रास्ते का नाम पड़ गया सिल्क रोड. ठीक है. सो दैट्स वाई दिस चैप्टर इज़ ऑल्सो सिल्क रोड, बिकॉज जो निक है, जो राइटर है, वो इसी रास्ते से जा रहे हैं. सो आइए देखते हैं डिटेल में. नाउ फॉर इजी एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग आई हैव डिवाइडेड दिस इंटायर वीडियो बेसिकली द चैप्टर इन सेवरल डिफरेंट पार्ट्स. सो जो डिटेल है एकदम ज़्यादा जिसकी ज़रूरत नहीं है वो स्किप किया है मैंने, एंड द इम्पॉर्टेंट वंस विच यू नीड टू रिमेंबर दैट आई हैव एडेड ओवर हियर. सो लेट्स बिगिन. नाउ द फर्स्ट वन इज़ लीविंग रावू. जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है निक का, जो राइटर है निक, उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है रावू, वहाँ पे एक सीन होता है. वो अपने दोस्तों के साथ डैनियल और सेतन जो है उनके साथ बैठ के अब गाड़ी में स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी माउंट कैलाश के लिए. ये उनका डेस्टिनेशन पॉइंट है. अब सेतन जो है वो मैं आपको बता दूँ इज़ लाइक अ टूर गाइड. वो उनके लिए, वो डैनियल और सेतन वो निक के साथ एंड जर्नी तक नहीं रहते, मेन डेस्टिनेशन तक नहीं रहते. वो दोनों कुछ टाइम तक ही होते हैं एंड आधे रास्ते में वो उन्हें छोड़ के वापस आ जाते हैं. सो सेतन इज़ लाइक अ टूर गाइड. वो थोड़ा सा गाइड करते हैं और फिर जो निक है वो अपना आगे का रास्ता खुद ही तय करते हैं. तो वहाँ पे अब रावू के लिए वो रावू से निकल रहे हैं डैनियल और सेतन के साथ गाड़ी में, और तभी उनके जो एक फ्रेंड है लामो, वो उन्हें एक लॉन्ग स्लीव्ड शीप स्किन कोट गिफ्ट करते हैं फॉर द जर्नी, बिकॉज वो जो रास्ता है वो बहुत ही ठंड वाला है. जो भी सारी जगहों पे वो जाएंगे वो बहुत ही ठंडी होगी. इसलिए लामो राइटर को, निक को एक शीप स्किन कोट देते हैं जो कि उन्हें मदद देगा, विच विल लाइक कीप हिम वार्म इन हिज जर्नी. एंड वहाँ पे वो कन्वर्सेशन होता है. एंड देन अगेन दिस अ स्मॉल कन्वर्सेशन बिटवीन निक एंड सेतन, जहाँ पे सेतन कहते हैं कि हमारी जर्नी काफ़ी अच्छी जाएगी अगर स्नोफॉल ना मिले तो. सो बेसिकली स्नोफॉल इज़ डेंजरस पार्ट इन दिस जर्नी, बिकॉज जो रास्ते हैं, जो रोड्स है, बहुत ही स्टीप और शार्प है. तो अगर स्नोफॉल या ज़्यादा बर्फ़ गिर गई सो इट विल बी डिफ़िकल्ट टू ट्रैवल विद द व्हीकल. सो दैट इज़ द ओनली कंडीशन. अगर वो ना हुआ तो हम आसानी से वहाँ पे पहुँच जाएंगे. तो अब जो ये तीन है डैनियल, निक और सेतन, वो रावू से निकलते हैं माउंट कैलाश के लिए. अब द सेकेंड सीन इज़ द साइट ऑफ ड्रोगबास एंड टिबेटन मैस्टिफ. अब रास्ते में वो बेसिकली इस पूरे चैप्टर में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो कहाँ रुके, किसको देखा, क्या किया, कौन सी चीज़ें थी, एक्सेट्रा. तो जो पहली चीज़ वो देखते हैं वो है ड्रोगबास. अब आसाम में या किसी और स्टेट्स में जब हम जाते हैं तो देयर आर डिफरेंट ट्राइब्स. अफ्रीका में देयर आर डिफरेंट ट्राइब्स पीपल. तो हर एक ट्राइबल कम्युनिटी का एक नाम होता है. उसी तरह ड्रोगबास इज़ अ ट्राइब. तो वो जब रास्ते में जा रहे हैं तो वो इस ड्रोगबास ट्राइब को देखते हैं जो अपने कैटल्स के साथ, जो गोस है, शीप्स है, जो भी है, वो अपने पैस्टोरल हर्डिंग के लिए वो उनके अपने साथ लेके जा रहे हैं. और इस चीज़ को निक अपनी गाड़ी में बैठे बैठे देख रहे हैं.
और इस ट्राइब में वो बोलते हैं कि मेन एंड वुमेन दोनों इंक्लूडेड है। अब ये जो ड्रोगबाज ट्राइब है निक ये भी बताते हैं कि ओकेजनली कभी कभी कुछ लोग उन्हें देख के बाहर से वेव करते हैं, उनकी तरफ देखते हैं और हंसते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ये ट्राइबल जो पीपल है वहाँ बाहर के लोग ज़्यादा मे बी वो उन्हें नहीं देखते, और ये कार में जा रहा है तो किसी भी नई ऐसी चीज़ को देखना उनके लिए बहुत ही अम्यूजिंग होता है और वो उसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। That is why the Drogbas people, the tribal people of the Drogbas, when they occasionally smile and wave at Nick and his friends जब वो गाड़ी में जा रहे हैं। अब रास्ते में और एक चीज़ वो क्या दिखते हैं, दैट इज़ टिबेटन मैस्टिफ। जो टेंट्स लगे होते हैं लोगों के, जो ट्राइबल पीपल के, उनके पास टेंट के पास ये टिबेटन मैस्टिफ है। व्हाट इज़ अ टिबेटन मैस्टिफ? इट इज़ अ ब्रीड ऑफ डॉग, एक डॉग का ब्रीड है। एंड द राइटर सेज दे आर एज ब्लैक एज अ डार्क क्लाउड एंड दे आर वेरी ह्यूज। वो जो डॉग्स है, ये जो टिबेटन मैस्टिफ है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है और बहुत ही दिखने में लाइक इट्स दे आर डेंजरस, एंड वो खुद भी बहुत ही फियरलेस होते हैं। अब होता क्या है कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं कि अपने एरिया या टेरिटरी के आजू बाजू वो किसी को आने दे। तो जब निक जो राइटर की गाड़ी है वो वहाँ से पास हो रही है तो वो तो अपनी जगह जा रहे हैं, बट द डॉग्स दे आर थिंकिंग दैट वो उनकी तरफ आ रहे हैं। So what happens? Some of the Tibetan mastiffs, some of these dogs, they start barking at the rider's vehicle, and till certain distance they also chase them. निक बताते हैं कि कुछ डिस्टेंस तक वो जो डॉग्स है वो हमारे पीछे भी चेस करते हैं, हमारे पीछे भागते हैं, और फिर एट अ पॉइंट दे स्टॉप। जब उनको पता चलता है कि हाँ ये लोग तो भाई आगे जा रहे हैं, दे स्टॉप डूइंग दैट। सो दैट्स व्हाई ही सेज दैट दे आर फियरलेस and they are very very huge and very dangerous looking. इसी वजह से वो बोलते हैं कि चाइना के इंपीरियल कोर्ट में these dogs are famous and they are kept as hunting dogs. Now the next scene that we see, he describes the difficulties. Now as and when वो ऊपर चढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो अब वो बताते हैं कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज वो धीरे धीरे फेस कर रहे हैं। एंड ही ऑल्सो डिस्क्राइब्स द टाउन ऑफ हॉर। पहले हम डिफ़िकल्टीज देखते हैं। तो जब वो अब आगे जा रहे हैं तो निक सेज एट अ पॉइंट, एक पॉइंट आता है वेयर वी कैन सी द स्नो कैप्ड माउंटेन्स। मतलब माउंटेन तो है बट दोज माउंटेन्स आर कम्प्लीटली कवर्ड विद स्नो एंड इट्स लाइक पूरी केपिंग हो चुकी है वो स्नो की उस माउंटेन पे। तो दे कैन सी दोज स्नो कैप्ड माउंटेन्स एंड द वैलीज फ्रॉम विच दे आर पासिंग। जो रोड है उनकी जो रिवर है वो वाइड है, बट द टर्न्स दे आर वेरी शार्प एंड वेरी स्टीप, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। अगर हम एग्जांपल लें तो खंडाला या महाबलेश्वर जाते वक्त जो हम ऊपर घाट चढ़ते हैं, एक पॉइंट आता है जहाँ पे वो घाट का टर्न बहुत ही ज़्यादा स्टीप हो जाता है। तो हमें पता नहीं चलता कि मतलब अब हमारी गाड़ी यहाँ है लेकिन इस टर्न के आगे जो रास्ता है वो कैसा है, वहाँ पे कोई और व्हीकल है, वहाँ पे रॉक है, वहाँ पे क्या है, हमें कुछ पता नहीं चलता बिकॉज द टर्न द सो शार्प एंड सो स्टीप। उसी वजह वही सेम यहाँ पे भी होता है। निक कहते हैं कि ये जो टर्न्स है वो इतने शार्प और स्टीप हो चुके हैं कि अगर ज़रा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो गाड़ी टर्न हो सकती है, गाड़ी फ्लिप हो सकती है। अब मैंने आपको बताया था कि सेटन जो है वो एक टूर गाइड है, वो गाड़ी चला रहे हैं और निक और डैनियल पीछे बैठे हुए हैं। तो सेटन के ऊपर बेसिकली एक बर्डन है 2 लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी का। तो इसी वजह से वो क्या करते हैं, डैनियल और निक जो है वो गाड़ी से उतर जाते हैं कुछ समय के लिए, और सेटन अब आराम से धीरे से उस रास्ते को क्रॉस करते हुए अपनी गाड़ी आगे निकाल लेते हैं, और उसके बाद डैनियल और निक फिर से गाड़ी में बैठ जाते हैं। सो बेसिकली टू बोलते हैं ना किसी का लाइफ का बोझ होना, तो सेटन पे वो बोझ हटाने के लिए और टू रिड्यूस द टेंशन इन द सिचुएशन वो दोनों गाड़ी से उतर जाते हैं और सेटन अकेले थोड़ी डिस्टेंस तक गाड़ी चलाते हैं एंड वापस बैठ जाते हैं। सो दैट इज़ व्हाट दे डू। एंड निक ऑल्सो बताते हैं कि राइट नाउ एट दिस पॉइंट जब वो ये सब हो रहा था, दे आर 5210 मीटर्स अबव द सी लेवल विच इज़ प्रिटी हाई। नाउ जब वो आगे अब और आगे जाते हैं तो देयर इज़ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑब्वियसली बिकॉज सब जगह बहुत ही ज़्यादा ठंड है एंड दे आर रियली अबाउट द सी लेवल। तो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से क्या होता है, जो व्हीकल में जो पेट्रोल की जो टंकी जैसे हम कहते हैं, जो पेट्रोल है
जो फ्यूल है वो एक्सपैंड होने लगता है, द मॉलिक्यूल स्टार्ट एक्सपैंडिंग ऑन व्हाट हैपेंस। अब वो बंद है और किसी भी बंद कंटेनर में अगर एक एयर है जो एक्सपैंड हो रही है और उसे बाहर निकलने की जगह नहीं मिलेगी तो वो कंटेनर फट जाएगा। सो सेटन कहते हैं कि आई थिंक बिकॉज ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर द फ्यूल इज एक्सपैंडिंग, तो वो जो एक्स्ट्रा इवेपोरेटेड एयर है अगर उसे बाहर निकलने की जगह नहीं मिली सो अब लाइक फट सकता था, लाइक समथिंग बैड कुड हैव हैपेंड। इसलिए सेटन क्या करते हैं, एक पेट्रोल टैंक के पास गाड़ी को पुल अप करते हैं, स्टॉप करते हैं and he slightly unscrews the tank so that the evaporated air, the expanded air comes out। उसकी वजह से अंदर जो है वो फिर से स्पेस हो जाता है एंड जो भी खतरा था, जो थ्रेट था, अब वो जा चुका है। So that is what he is describing over here. These are the set of difficulties, some of the set of difficulties that he is facing। उसके बाद वो कहते हैं कि वो लंच करते हैं, he has hot noodles and stuff like that, and around 2 PM दोपहर के 2 बजे के आसपास he reaches the town of Hor। Now हॉर जो है वो बोलते हैं कि ये टाउन बहुत ही ज़्यादा डार्क, मिजरेबल और ग्रिम है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि अगर आप कभी कभी किसी जगह पे जाते हैं, किसी लैंड पे जाते हैं तो उसमें हैपनिंग फीलिंग नहीं आती, बहुत ही डल सी फीलिंग आती है। तो उसी सेम फीलिंग को निक जो है यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये जो टाउन है, होर टाउन, वो बहुत ही ज़्यादा डल और नॉन हैपनिंग है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं हैं, बहुत वेजिटेशन, कोई वेजिटेशन नहीं है, मोस्टली रॉक्स और चट्टाने हैं और शॉप्स भी ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए उनको हैपनिंग फीलिंग नहीं आती, बहुत ही वहाँ पे अकेलापन महसूस होता है। सो दैट इज़ वॉट ही इज़ टेलिंग अबाउट द टाउन ऑफ हॉर। और ये टाउन ऑफ हॉर जो है वो मानसरोवर के शोर पे लोकेटेड है एंड अकॉर्डिंग टू द चाइनीज़ एंड बुद्धिस्ट सोर्सेस मानसरोवर इज़ अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर इंडस, सतलुज, गंगेज एंड ब्रह्मपुत्र। तो वो ये भी इंफॉर्मेशन देते हैं कि जो मानसरोवर का पानी है वही पानी जो है वो इंडस, गंगेज, सतलुज और ब्रह्मपुत्र में फ्लो होता है अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट बुद्धिस्ट सोर्सेस। अब आगे जो है मुन्निंग बताते हैं कि अराउंड होरा के टाउन के डिस्क्रिप्शन के बाद ही टेल्स दैट अराउंड 10:30 PM वो गेस्ट हाउस की तरफ जाते हैं। जो उनका गेस्ट हाउस जो था वो डार्किन में था। नाउ डार्किन इज़ अगेन अनदर प्लेस, जैसे होरा एक टाउन था वैसे ही डार्किन एक दूसरी जगह है। तो अराउंड 10:30 ही रीचेज ओवर देयर। अब रात को सोने के टाइम पे जब वो सोने जा रहे हैं तो होता क्या है कि द प्रेशर ओवर देयर लाइक दे आर 4760 meters above the sea level which is much higher than रावू। जो उनका स्टार्टिंग पॉइंट था रावू का, उससे भी बहुत ज़्यादा ऊपर है ये। तो रात को क्या होता है कि उनकी जो एक नॉस्ट्रल है वो ब्लॉक हो जाती है और उन्हें ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, वो ठीक से सांस नहीं ले पाते, ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर पाते। बेसिकली जो है उन्हें साइनस हो चुका है। तो पूरी रात वो इसी अफरा तफरी में होते बिकॉज वो ठीक से सो नहीं पाते एंड ही इज़ रेस्टलेस एंड ही डज नॉट गेट अ पीसफुल रेस्ट एंड स्लीप। तो होता क्या है, नेक्स्ट डे सेटन जो है उन्हें एक डार्क एंड मेडिकल कॉलेज ले जाते हैं एक डॉक्टर के पास, ताकि उन्हें कोई तिब्बतन मेडिसिन दे जिससे वो ठीक हो सके और वो कैलाश तक अपनी जर्नी कंप्लीट कर सके। और वो फिर वो जब डॉक्टर के पास जाते हैं इस मेडिकल कॉलेज में डार्किन के, वो डिस्क्राइब करते हैं कि द डॉक्टर वाज वेरी अनलाइकली, लाइक उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि वो स्टेथोस्कोप और कोट वगैरह कुछ होगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। ही वाज जस्ट अन नॉर्मल क्लोज, ना ही उन्होंने कोई वाइट कोट पहना हुआ था। और जब वो डॉक्टर एग्जामिन करते हैं निक को, राइटर को, तो बताते हैं कि उन्हें बेसिकली साइनस हो चुका है और घबराने वाली कोई बात नहीं है बिकॉज दिस हैज़ हैपेंड बिकॉज ऑफ कोल्ड एंड दी हाई एल्टीट्यूड्स। तो यूजुअली दिस इज़ कॉमन। तो उन्हें वो इतना बताते हैं। देन निक आस्क कि क्या मैं मेरी जर्नी कंप्लीट कर पाऊँगा। ही सेज या यू विल बी परफेक्टली फाइन। और वो उन्हें कुछ दिनों का एक मेडिसिन का जो कोर्स होता है वो प्रिस्क्राइब करके देते हैं, तिब्बतन मेडिसिन का, एंड ही सेज दैट यू विल बी परफेक्टली फाइन। और वहाँ से फिर वो निकल जाता है। अब उसके बाद जो है सेटन नाउ निक जो है राइटर, नाउ ही इज़ गोइंग टू बी ऑल अलोन बिकॉज सेटन ही लीव्स फॉर ल्हासा। अब वो अपने बिजनेस के लिए ल्हासा वापस जा रहे हैं। वो कहते हैं कि बिकॉज ही इज़ अ बुद्धिस्ट सो हिज आइडिया इज़ कि अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लाइक यू आर गोइंग टू लिव और यू आर गोइंग टू डाई, मेरा काम था आपको यहाँ पहुँचाना। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू ही वॉज लाइक अ टूर गाइड। तो बुद्धिस्ट थ्योरी के हिसाब से ही सेड कि मरना तो सभी को है,
तो इसलिए वो उस चीज़ के बारे में नहीं सोचते हैं और बोलते हैं कि नाउ दैट यू हैव गॉट योर मेडिसिन, आप ठीक हो जाएंगे और मैं अपने बिजनेस के लिए वापस जा रहा हूँ बिकॉज मुझे काम है। तो सेटन जो है वो ल्हासा के लिए निकल जाते हैं और निक वहाँ पे और बहुत ही अकेले हो जाते हैं। और क्योंकि डार्क हिल इज़ अ प्लेस, और फिर वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि डार्किन कैसी जगह है। ही ऑल्सो सेज दैट डार्किन इज़ वेरी मच सिमिलर टू होर द टाउन दैट ही सॉ। वो कहते हैं कि होर की तरह ही डार्किन में भी ज़्यादा कुछ नहीं था, ना ही ज़्यादा लोग थे। वहाँ आजू बाजू सिर्फ हीप्स ऑफ रिफ्यूज़ पड़े थे। रिफ्यूज़ इज़ बेसिकली ओवर यूज थिंग्स जो ऑलरेडी यूज़ हो चुके हैं और अब जिसका कोई काम नहीं है। तो वहाँ पे ढेरों के ढेर अलग अलग चीज़ों के वहाँ पे रिफ्यूज़ पड़े थे। ही सेज दैट वहाँ पे हीप्स पड़े हैं एंड थोड़े बहुत जनरल स्टोर्स थे जहाँ पे वो सोप्स है या चाइनीज़ सिगरेट्स है, वो सारी चीज़ें वो बेचते थे। सो इट वॉज बेसिकली मोर और लेस लाइक होर, और वहाँ पे करने के लिए उन्हें कुछ था नहीं। एंड जो वो सोच रहे थे कि अब मतलब मैं अकेला हूँ और पूरी जर्नी मुझे जो है वो आगे ही तय करनी है। तो ये था यहाँ तक। अब जो है वो लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज़ क्लाइंबिंग कैलाश माउंटेन। उसके पहले क्या होता है, अब निक जो है वो कैफ़े में जाते हैं। अब वहाँ पे ज़्यादा लोगों को इंग्लिश तो आती नहीं है। अब वो बैठे हैं अपनी टेबल पे और वो सडनली देखते हैं कि एक दूसरे टेबल पे एक इंसान नेम नॉर्बू, एक टिबेटन पर्सन नेम नॉर्बू, वो वहाँ पे बैठा है एंड वो एक इंग्लिश बुक पढ़ रहे हैं। तो वो निक जो है वो उनसे जाके बात करने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे जाते हैं। फिर पता चलता है नॉर्बू जो है उन्हें इंग्लिश आती है एंड सेकेंडली वो ही इज़ अ टिबेटन पर्सन हु इज़ वर्किंग इन बीजिंग एट द चाइनीज़ एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेस। तो वो भी यहाँ पे कोरा करने ही आए थे। अब कोरा जो है यहाँ पे इट इज़ लाइक जिसे हम पिलग्रिमेज कहते हैं, तीर्थ यात्रा और रिलीजियस एक्टिविटी, वो है। तो माउंट कैलाश के लिए ही वो भी जा रहे थे ताकि वो अपना कोरा जो है वो परफॉर्म कर सके। सिमिलरली लाइक निक राइटर, वो भी कोरा के लिए ही जा रहे थे। एंड देन ही सेज दैट फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि बिकॉज उनका जर्नी, उनका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो सेम था, इसलिए नॉर्बू और निक दोनों डिसाइड करते हैं कि हम जो एंड जर्नी है कैलाश का और जो कोरा करने का वो साथ में करेंगे, ताकि एक दूसरे की कंपनी भी रहे और दोनों को लाइक अकेला भी ना फील हो, बिकॉज इवन नॉर्बू वाज ऑल अलोन। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप पूरी चैप्टर आपको समझ में आया होगा। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे या whatever the writer was thinking and he was trying to convey his message. And basically now the writer is not alone. उनके पास एक फ्रेंड है, नॉर्बू, अ पर्सन हु नोज इंग्लिश एंड हु कैन अंडरस्टैंड हिज लैंग्वेज, जिनका डेस्टिनेशन भी सेम ही है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।